मेरा नाम परवेज़ आलम है। मैंने मेरी स्कूली शिक्षा एमपी बोर्ड से की है और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन होलकर साइंस कॉलेज इंदौर से किया। फिर एलएलबी गवर्नमेंट न्यू लॉ कॉलेज इंदौर से किया और अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी क्या करना है? प्रैक्टिस कौन सा, सिविल या क्रिमिनल? दोनों ही मैटर में कर। ओके। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मैम, हाँ। बीच बीच में जब भी थोड़ा टाइम मिलता है, रेगुलरिटी नहीं दे पा रहा मैं ऐसा। ओके। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप सिविल जज क्यों बनना चाहते हैं? सिविल जज मैं समझता हूँ कि मैं इस पद के लिए योग्य हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ रही है जिनसे मैं प्रेरित हुआ हूँ। जैसे क्लास में मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी बना, कैंपस एम्बेसडर भी मुझे सेलेक्ट किया गया। फिर मुझे मूट कोर्ट में जज के रूप में सिलेक्ट किया गया। इन सब चीज़ों ने मुझे प्रेरित किया सिविल जज बनने के लिए। अच्छा, सीपीसी जो है वो कैसा लॉ है और क्यों उपयोग किया जाता है? सीपीसी सिविल लॉ है और जिसमें नागरिकों के अधिकारों और उनके दायित्वों के बारे में प्रावधान दिए गए हैं, जो किसी नागरिक को या तो प्रतिकर के रूप में दिए जाते हैं या उनके अधिकारों की इसके अंतर्गत घोषणा की जाती है। और सिविल प्रोसीजर को कैसे एप्लीकेबल किया जाता है, पूरी प्रक्रिया इसमें बताई गई है। एक चीज बताइए कि कौन से जो वाद है वो सिविल प्रकृति के वाद माने जाएंगे और नहीं माने जाएंगे, ये कैसे पता किया जाता है? क्या इसका कोई स्केल है? सिविल प्रकृति के बाद सेक्शन 9 में है, जो वे सभी वाद जो सिविल प्रकृति के हैं। इसके अंतर्गत जैसे मछली पकड़ने का अधिकार है, मुर्दा गाड़ने का अधिकार, पूजा करने का अधिकार, और घोषणा घोषणा किए जाने का किसी राइट्स को जैसे एसआरए में किया जाता है, ये सब अधिकार इसके अंतर्गत आते हैं। आप ये बताइए, यदि मान लो कि कोई माइनर एक्ट है, स्पेशल एक्ट है, जी। वो सिविल एक्ट हो, तो उसमें कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा? यदि उसी में दिए गए वो प्रावधान एप्लीकेबल होंगे या सीपीसी हो जाएंगे? नहीं, यदि वो स्पेशल एक्ट है तो फिर उसी के प्रावधान उस पर लागू होंगे। और यदि वो नॉन है? तो फिर सिविल प्रोसीजर कोड। किराएदार और मकान मालिक के बीच जो झगड़े होते हैं, है ना, जी। नॉर्मल सिविल में, जी। वो उसके डील करते समय कौन सा जो है प्रोसीजर कोड यूज किया जाए? सेक्शन 13 एमपी एकोमोडेशन एक्ट किया जाता है इसके अंतर्गत। सेक्शन 30 के अंतर्गत ही पे इसमें प्रोसीजर होता है, जिसमें सेक्शन 12 के सारे ग्राउंड आते हैं ठीक। उसके एक बेसिस। मकान मालिक को उसका किराएदार टाइम पे किराया नहीं देता। जी। अब यदि वो केस रहता है मकान मालिक, तो कौन कौन से प्रीवियस कंडीशन है जो फुलफिल होना जरूरी है और कब मकान मालिक को रिलीफ मिलेगा, कब नहीं मिलेगा? इसमें मकान मालिक के लिए सबसे पहले तो एक नोटिस देगा अभिधारी को, और 2 मास पूर्व का नोटिस होना चाहिए। यदि उसके भीतर वो पेमेंट नहीं जमा करता है तो फिर वो एक 12(1)(a) के अंतर्गत एक ग्राउंड बनता है न्यायालय में केस फाइल करने का। और और यदि न्यायालय में केस फाइल हुआ, किराएदार को लग गया कि मकान मालिक तो सीरियस है, जी। अब मकान मालिक को वो पैसा किसी भी ऑनलाइन ऐप के थ्रू दे देता है या रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेज देता है, तो फिर क्या होगा? इसके अंतर्गत सेक्शन 13 के अंतर्गत न्यायालय को ब- इसमें बताया जाएगा कि उसने पेमेंट जमा कर दिया है। यदि पेमेंट एक निर्धारित अवधि रहती है, 1 महीने का समय रहता है जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, उसके अनुसार यदि ऐसा लगता है तो फिर न्यायालय उसको रिलीफ दे देगा इस पर। एक मकान मालिक को किराएदार मकान मालिक मानने से ही इनकार कर देता है, या तो वो बोलते हैं, मान लो ए का मकान था, जी। उसी में बी को किराए से रखा था, जी। पर अब वो बी मानने को तैयार नहीं कि ये मेरा मकान मालिक है। वो उस ए के भाई को बोल रहा है कि ये मकान मालिक है, या वो खुद को बता रहा है कि मैं तो खुद ही मकान मालिक हूँ, तो मकान मालिक को रिलीफ कहाँ मिलेगा? इसके अंतर्गत जो मकान मालिक है एक वाद ला सकता है न्यायालय के अंतर्गत 12(1)(c) के अंतर्गत, न्यूसेंस के अंतर्गत ये चीज आएगी। तो इसमें वो न्यायालय में वाद 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 फाइल करेगा। यदि एक मकान
12(1) के अनुसार के सीपीसी में रेप सब्जुडाइज सेक्शन 10 में है। सेक्शन 11 और स्पष्टीकरण 4 में। सेक्शन 35 ऑर्डर 25 जिस सेक्शन 89 में बताया गया है इसमें, और ऑर्डर 10 रूल 1A से 1C में बताया है। अंतराभिवाजी सेक्शन 89 में डिफाइन है, जिसके अनुसार जहाँ दो या अधिक व्यक्ति उसी ऋण धनराशि या अन्य जंगम या स्थावर संपत्ति के बारे में एक दूसरे के प्रतिकूल दावा किसी अन्य व्यक्ति से करते हैं जो उस संपत्ति में किसी प्रकार का दावा नहीं करता, तो इसे अंतराभिवाजीवाद कहते हैं। 88 में, सॉरी। ऑर्डर 40 रिसीवर से रिलेटेड 94D जी, यस है। निर्णय पूर्व गिरफ्तारी और निर्णय पूर्व कुर्की जो है ऑर्डर 38 में है, जिसमें वादी को ऐसा लगता है कि प्रतिवादी उसको किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाने वाला है या किसी संपत्ति को वहां से हटाने वाला है, विलंब करने वाला है या भारत की परिसीमाओं को छोड़ने वाला है। उस स्थिति में न्यायालय निर्णय के पूर्व कुर्की का आदेश देता है रूल 1 के अंतर्गत, और संपत्ति की कुर्की का आदेश यदि लगता है न्यायालय को कि संपत्ति वो हटाने वाला है या उसको विनित करने वाला है प्रतिवादी, तो फिर रूल 5 के अंतर्गत ऑर्डर इसको आदेश करेगा। सबसे पहले सेक्शन 75 में बताया है कमीशन का, और फिर ऑर्डर 26 में भी कमीशन के बारे में बताया है, जिसमें कमीशन के पूरे ग्राउंड है। ग्राउंड में जैसे कि किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए, स्थानीय अन्वेषण के लिए, लेखाओं की परीक्षा करने के लिए, विभाजन करने के लिए, वैज्ञानिक अन्वेषण करने के लिए, और विक्रय करने के लिए, और अनुसचिवी कार्य करने के लिए। और ऑर्डर 26(1) के अंतर्गत जो कमीशन होता है ये मेनली तब जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी न्यायालय की स्थानीय अधिकारिताओं की सीमाओं से बाहर हो, या फिर वो पीड़ित हो, या रोगी हो, या अंग शैथिल्य हो। तब ऑर्डर 40 रूल 5 में पुनर्विलोकन के संबंध में प्रावधान सीपीसी में है 114 में, सेक्शन 114, और बाकी बस यहाँ है। और एमपीएलआरसी में भी है पुनर्विलोकन के संबंध में प्रावधान, सीआरपीसी में नहीं है। बस सबसे पहले जमानती अपराध सेक्शन 436 में बताया है। इसमें अभियुक्त का राइट होता है जमानत लेने का, और इसमें पुलिस अधिकारी भी जमानत दे सकता है और एक न्यायालय भी जमानत दे सकता है। 437 में अजमानती अपराध होते हैं, जिसमें यहाँ पर भी अभियुक्त को जमानत लेने का अधिकार है यदि वो 437(1) की कंडीशन के अंतर्गत आता है। और 437 के जो सब क्लॉज आता है उसमें 6 में भी जमानत का प्रोविज़न है, और 438 में अग्रिम जमानत का प्रावधान बताया है। 439 में सेशन न्यायालय उच्च न्यायालय को दिया गया है, और 167(2) में डिफ़ॉल्ट बेल है, और 389 में भी जमानत का प्रोविज़न है आफ्टर सेंटेंस।
अग्रिम जमानत 438 में है। इसके अंतर्गत जहां अभियुक्त को लगता है कि वो किसी रीजनेबल ऑफेंस में, एक ऐसा ऑफेंस हुआ है जो वास्तव में घटित हुआ है, और उसमें उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, जहां पर उसको युक्त संभावना है कि वो उसे गिरफ्तार किया जाएगा, उस स्थिति में वो सेशन न्यायालय, उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करेगा। अग्रिम जमानत में जमानत मिलेगी ही, ये जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं। और यदि जमानत रिजेक्ट हो जाए जी। तो क्या ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है? जी, किया जा सकता है। एक होता है जब अभियुक्त जो है अभिभावक या फिर तो उसके क्या क्या परिणाम हैं? अभिभावक यदि लेता है तो उसे दोष सिद्ध किया जा सकता है, या फिर न्यायालय के विवेक पर होता है, या तो उसे दोष सिद्ध करे या फिर प्रोसीजर को आगे अभियोजन साक्षी के लिए डेट डिक्लेयर करे। यदि सेशन जो है उसमें ट्रायल होता है तो ट्रायल से रिलेटेड सेशन की प्रोविजन क्या है? सेशन के प्रोविजन सेक्शन 225 से लेकर 237 तक है। अभिभावक सौदेबाजी जिसको प्री बार्गेनिंग कहा जाता है जी। वो किस देश से इंस्पायर है? नहीं, ये रिकॉल नहीं कर पाता। अभिभावक सौदेबाजी होता क्या है? अभिभावक सौदेबाजी में अभियुक्त को किसी अपराध के संबंध में जो महिला या फिर 14 वर्ष से अधिक अपराध या कोई सामाजिक या आर्थिक राजनीतिक इनके विरुद्ध अपराध ना हो, जो देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं, इन अपराधों को छोड़कर ही न्यायालय अभियुक्त जो होता है, अपने ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए इनके परिणामों के बाद विचार करने के बाद उन्हें उसे एक जो पीड़ित व्यक्ति होता है उससे कंसल्टेशन करने और समझौता करने का यहाँ पर प्रोविजन है इसमें। किसी पीड़ित व्यक्ति से समझौते के कौन कौन से प्रावधान हैं पूरे सियासी सेक्शन 320 और सेक्शन 320 का परिणाम क्या और सेक्शन 320 का परिणाम उसे दोष मुक्त समझा जाएगा। क्या 320 में केवल पीड़ित ही है जो क्षमा कर सकता है तो पीड़ित के बिना में कोई और भी क्षमा कर सकता है? जी, यदि सेक्शन 321 के अनुसार तो न्यायालय भी क्षमा कर सकता है, और क्लोज 2 के अनुसार एक पीड़ित व्यक्ति पर लाइबिलिटी है कि वो उसके बाद ही न्यायालय उस पर अनुमति देगा क्षमा करने की। और उसके बाद जो क्लोज 3 है और क्लोज 4 में पीड़ित व्यक्ति का कोई, यदि कोई 18 वर्ष से कम उम्र का है तो उसका कोई गार्जियन है, और कोई मर गया है व्यक्ति तो उसका कोई विधिक प्रतिनिधि भी उसमें से वो दे सकता है। जो अपराधों का क्षमा ठीक है इसको क्या हम ये अपील कोर्ट में यूज कर सकते हैं? अपराध, हाँ, अपीलेट स्टेज पे भी हो सकता है। 315 क्या है सीआरपीसी 315 के अंतर्गत अभियुक्त का सक्षम साक्षी होने के बारे में बताया है। इसमें अभियुक्त खुद एक आवेदन देता है न्यायालय में कि मैं साक्षी के तौर पर उपस्थित होना चाहता हूं, और उसके साक्षी को शपथ पर यहाँ पर लिया जाता है। एक व्यक्ति है ठीक है उसको अपने परिवार के लिए बोनाफाइड अपने घर की जरूरत है जी। तो वो किन किन जगह जो है एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट में अपना जो प्ली है या क्लेम है वो कर सकते वो सेक्शन 12 1E एंड 1F के अनुसार, हैं रेसिडेंशियल चाहिए था 1E के अनुसार। और ये जो स्पेशल जो है किराएदार है स्पेशल जो है वो ऑर्डर है जी जी। अंडर सेक्शन 23 से हाँ, स्पेशल यदि है तो वो है अंडर 23 में, 23J, ए और जे में। किन किन ग्राउंड पे जो ये स्पेशल ऑर्डर है यहाँ पर वो रिलीफ मिल सबसे पहले तो उसे उस मकान की रीजनेबल आवश्यकता होनी चाहिए, और उसके लिए या फिर उसके परिवार के किसी सदस्य के लिए वहाँ वो मांग सकता है, और उसके पास उस शहर में कोई अन्य मकान ना हो, ये देखा जाता है।
सेक्शन MPLR इसमें MP एकोमोडेशन में सेक्शन 53 आई थिंक 48 जी। आरसी के लिए क्या योग्यता होना चाहिए? उसे जिला दंडाधिकारी के पद के समरूप होना चाहिए। एक जो शहर है, डिस्ट्रिक्ट है, क्या उसमें एक ही आरसी कंपलसरी है या एक ही आरसी हो सकती जिला न्यायाधीश इस पर एक से अधिक न्याय वो नियुक्त कर सकता है, एक से अधिक आरसी। है? आरसी की पावर कोर्ट की तरह होती है, इसका क्या है? ये आरसी की जो पावर है वो सिविल कोर्ट जैसी होगी, जी जी। इससे क्या समझते हैं? वो इसके अंतर्गत वो किसी साक्षी को समन कर सकता है, उसकी परीक्षा कर सकता है, या फिर उसे किसी दस्तावेज को बुलाने के लिए आदेश दे सकता है। वे सभी पावर जो CPC के अंतर्गत दी जाती है वो एक आरसी की पावर है। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री या डिक्री का निष्पादन, जी। इसमें क्या है? डिक्री का निष्पादन सेक्शन 51 में है। इसके अंतर्गत न्यायालय के संपत्ति के परिधान के द्वारा और या फिर कुर्की के द्वारा या विक्रय के बिना कुर्की के द्वारा या विक्रय द्वारा गिरफ्तारी या गिरफ्तारी के द्वारा भी की जा सकती है। और अभी यही रिकॉल कर पा रहा हूँ। साक्षियों के भाव भंगिमा या उनके जो गेस्चर है, इनसे रिलेटेड कोई ऑर्डर कोई रूल है? जी, ऑर्डर 18 में है और रूल इसमें 4 और रूल 12 है शायद इसमें, रूल 12। ऐसा ही कोई समूह सामर्थ्य है? जी, सेक्शन 280 में है। यदि कोई वादी या कोई प्रतिवादी किसी सिविल केस में मर जाता है, जी, तो उसका हित प्रतिनिधि कितने टाइम में फाइल में लाया जा सकता है? उसके लिए 90 दिन का टाइम दिया जाता है। लिमिटेशन एक्ट के जो 130 क्लोज के अंतर्गत, आर्टिकल 130 के अंतर्गत। न्यायालय को जो है प्रथम सुनवाई में इस मामले का निपटारा करता है, हम्म, इससे संबंधित कोई प्रावधान? प्रथम सुनवाई में ही न्यायालय को, इसके अंतर्गत ऑर्डर 10 में है, नहीं ऑर्डर 15 में, सॉरी। ऑर्डर 4 किस चीज की बात करता है? ऑर्डर 4 वादों के संस्थित किए जाने के संबंध में बात करता है। वादों का संस्कृत किया जाना, उसमें फर्स्ट स्टेप उसमें सबसे पहले तो वाद रजिस्टर होंगे, उसके बाद उसमें अभिकर्ता वगैरह, अभिकर्ता या मुख्तार जो भी है नियुक्त किए जाएंगे। धन संबंधी अधिकारिता और विभिन्न अधिकारिता सिविल न्याय जी। कहाँ दी गई है और इसका क्या है? धन संबंधी अधिकार आई थिंक सेक्शन 6 में है मैंने, पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन। और बाकी लोकल जुरिसडिक्शन और अपीलेट जुरिसडिक्शन होंगे कहाँ दिए गए? ये सेक्शन 15 के बाद से सेक्शन 16 और सेक्शन 17 और 18 में दिए गए हैं। क्या अभिवचनों को काटा जा सकता है? यानी जो प्लीडिंग है उसको स्ट्राइक आउट किया जा सकता है, और किया जा सकता है तो किन केसों? ऑर्डर 6 रूल 17 के अंतर्गत अभिवचनों में संशोधन किया जा सकता है और उन्हें काटा जा सकता है। ऑर्डर से रूल 17 में अभिवचनों को संशोधन करने की अनुमति दी है, जी, उसका उद्देश्य क्या है? न्याय प्राप्ति के लिए, न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। वादियों का संयोजन और कुसंयोजन, इससे क्या समझते हैं? वादियों का असंयोजन से आशय है कि आवश्यक पक्षकार को संयोजित किए बिना यदि कोई व्यक्ति वाद संस्थित करता है तो संयोजन कहलाएगा, और जिसके बिना वाद की भूमिका आगे नहीं हो सकती, उससे असंयोजन कहेंगे। और कुसंयोजन में किसी गलत पक्षकार को वादी बना लिया जाना या प्रतिवादी बना लिया जाना, इसे कुसंयोजन कहते हैं। गार्निशिंग से क्या है? गार्निशिसी आशय निर्णित ऋणी का ऋणी होता है। कौन से न्यायालय होते हैं जिसमें डिक्री निष्पादित की जा सकती है? ठीक है, एग्जीक्यूशन
या तो वो खुद न्यायालय जो आदेश पारित करता है वह स्वयं हो सकता है, या फिर 39 के अंतर्गत या 30 और सेक्शन 38 के अंतर्गत किसी अन्य न्यायालय को यदि वो ट्रांसफर करता है डिग्री को, तो वो भी उसमें निष्पादित कर सकता है। डिग्री को ट्रांसफर किया जा सकता है। जी, सेक्शन 39 के अंतर्गत। एक यानी मैक्सिम है या एक वाक्य है कि डिग्री के निष्पादन करने वाला न्यायालय डिग्री के पीछे नहीं जा सकता। जी, इसका क्या नाम है? इसका मतलब यह सेक्शन 47 में है, और इसका तात्पर्य है कि जो न्यायालय इसमें जो डिग्री डिग्री का निष्पादन करता है वो सिर्फ 3 ही कंडीशनों में भी जा सकता है इसमें, जहाँ डिग्री व्यर्थ हो, अस्पष्ट हो, और जिससे विधि के उपबंधों को पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। यदि किसी सम्मानीय व्यक्ति को बुलाना हो हम्म। तो क्या कमीशन के अतिरिक्त कुछ और जारी किया जा सकता है? जी, सेक्शन 77 के अंतर्गत अनुरोध पत्र और ऑर्डर 26 के अंतर्गत भी अनुरोध पत्र जारी किया जा सकता है। अनुरोध पत्र जारी किया जाएगा। आज्ञा पत्र से क्या समझते आज्ञा पत्र 46 में है, सेक्शन 46 में सीपीसी में, और इसमें आज्ञा पत्र से जहाँ कोई न्यायालय डिग्री पारित करता है तो वो किसी अन्य न्यायालय को डिग्री एक अंतरित करेगा कि वह डिग्री का निष्पादन करे। समन जो है सीपीसी में किन किन पे जारी किया जा सकता है और इनके क्या नाम? सेक्शन ऑर्डर 5 में है समन के बारे में, और समन जो होता है साक्षी पर जारी किया जाएगा, और या फिर जैसे अलग किसी और न्यायालय को भी जारी किया जा सकता है। और इसमें सेक्शन 27 रूल 27 के अंतर्गत सिविल सेवकों या रेल के कर्मचारियों इन पर भी जारी किया जाएगा, सैनिकों, नौसैनिकों, इन पर भी जारी किया जा सकता है। यदि कोई इंसान रहता है तो जी, किया जा सकता है। क्या परिवार के सदस्यों को समन जारी किया जा सकता है? जी, किनके? परिवार के सदस्य यहाँ पर इसमें कोई भी व्यक्ति हो सकता है परिवार का। कोई कंडीशन है उसके लिए व्यक्ति का इतने साल से बड़ा होना जरूरी है? व्यस्क होना चाहिए। क्या आपके अभिकर्ता पे समन जारी किया जा सकता जी, किया जा सकता है। है? जिसका नाम है किसके? आई थिंक सब्सटीट्यूट ये सेक्शन ऑर्डर 5 रूल 20 में बताया है इसमें। यदि कोई पक्षकार या फिर कोई साक्षी नहीं मिलता है तो वहाँ पर उसके बाहर जहाँ पर वो निवास करता है वहाँ पर कोई एक नोटिस चिपका दिया जाता है, या फिर समाचार पत्र के माध्यम से वहाँ पर एक प्रकाशन किया जाता है। इसे ही प्रतिस्थापित तामील और चस्पा तामील कहते हैं। सीआरपीसी में यदि कोई चीज शीघ्र नष्ट होने वाली है तो क्या उसके संबंध में कोई इमरजेंसी ऑर्डर निकाला जा सकता है? जी, उसे आई थिंक सेक्शन 451 में है, ये 451 में इसमें निकाला जा सकता है, और 457 में भी है शायद। एक सेशन न्यायालय की स्थापना कौन करता है और सेशन न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सेशन न्यायालय की स्थापना राज्य करता है, और इसकी नियुक्ति जो होती है यह अपने हाई कोर्ट करती राज्य का महाधिवक्ता कौन होता है। राज्य का महाधिवक्ता आर्टिकल 165 में भारतीय संविधान में है, और ये कोई भी एक व्यक्ति जिसे 7 वर्ष से या फिर आई थिंक 10 वर्ष से ज़्यादा का अनुभव हो। है? एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए मिनिमम जो होता है वो कितना? 7 वर्ष, और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 10 वर्ष। क्या एपीपी जो होते हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जी, वो सेंटर की तरफ से भी होते हैं? जी होते हैं। एपीपी एडीपीओ यूपी जी, ये किसके अंडर होते हैं? राज्य के अंतर्गत ठीक है, कौन से विभाग के? गृह विभाग। कोई भी न्यायालय संज्ञान किसी अपराध का लेता है तो कितने तरीकों से ले सकता है? सेक्शन 190 सीआरपीसी के अंतर्गत
परिवाद पर, पुलिस रिपोर्ट पर और स्वयं की कोई सूचना प्राप्त होने पर ले सकता है। स्वयं के को कोई सूचना प्राप्त होने पे यदि कोई न्यायाधीश किसी अपराध का संज्ञान लेता है तो अभियुक्त को क्या रिलीफ प्राप्त है? अभियुक्त वो इसके अंतर्गत आवेदन कर सकता है कि मेरा जो विचारण है किसी अन्य न्यायालय के द्वारा किया जाए। यदि किसी पर्सन की कोई पूर्व दोष नहीं है, वो 19 साल का जी और वो चोरी का अपराध करता जी है, तो क्या उसको परिवीक्षा का लाभ दिया जाए? जिस सेक्शन 360 में दिया जा सकता है। कौन सी कंडीशन है जिसमें लाभ नहीं दिया जाएगा कि अपराध में परिवीक्षा? यदि वो अभ्यासिक अपराधी हो और उसने गंभीर अपराध किया हो, ऐसी स्थिति में। जब परिवीक्षा अधिनियम नहीं था तो सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन आता है? सेक्शन 360। जम्मू एंड कश्मीर जो है 2019 वाला एक्ट बना, फिर क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ वीडियो? वहाँ पर जो वहाँ के जो पर्सनल लॉ थे वो उनको वहाँ पर जैसे आईपीसी को प्रिवेल कर दिया गया, सीआरपीसी वहाँ पर प्रिवेल हो गया। ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो यहाँ पर लागू होते थे, सेम वहाँ पर एप्लीकेबल हो गए। धार्मिक स्वतंत्रता है। धार्मिक स्वतंत्रता सेक्शन 25 में है, जिसमें हर व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता और आचरण इसके अंतर्गत आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता शामिल है। यदि कोई पर्सन अपनी मर्जी से किसी अन्य धर्म को अपनाता है तो क्या धार्मिक स्वतंत्रता उस पर कोई रोक लगाए हुए? नहीं, कोई रोक नहीं है। और यदि कोई किसी को जबरदस्ती कन्वर्ट करवाता है जी तो 25 में क्या ये परमिसिबल है? नहीं है। कुछ ऐसे केसेस के नाम बताइए जिसमें कोर्ट ने कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता में आपको अश्लीलता फैलाने का हक नहीं है, आपको एयर पोल्यूशन करने का हक नहीं है। यदि कोई याद हो, स्पेशली चर्च के जो के मामले उसमें। जी, चर्च ऑफ फुट गुड गस्पेल ऐसी कुछ मामला है, इसमें ये पूरा याद नहीं आ पा रहा मेरे को, लेकिन है इस पर। क्या किसी धर्म के नाम पे टैक्स इम्पोज किया जा सकता है? जी किया जा सकता है, सेक्शन 26 आर्टिकल 26 में।